नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति। यूपीपीएससी द्वारा आयोजित 2025 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण है। यानी इसके अंतर्गत इसमें शामिल क्या है, इसका पूर्वावलोकन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है। कलेक्शन कहाँ तक है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 1990 से 2024 तक के 108 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का अध्यावार इसमें विभाजित हल प्रश्न पत्र इसमें दिया गया है। यानी 2024 का मतलब ये हुआ कि 22 दिसंबर 2024 को आयोजित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम के भी इसमें जो प्रश्न पत्र उसका एक्सप्लेनेशन हल से दिया गया है। और ये ध्यान दें तो ये सामान्य अध्ययन है, यानी सामान्य अध्ययन का इसमें कलेक्शन है जनरल स्टडीज़ का। तो ये लेक्चर देखें आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिसमें हमने देखा कि अपर पीटी एग्जाम के लिए तो है, इसके अलावा देखें तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित होता है, जिसका एग्जाम देखें तो 6 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहा है। इसके बाद देखें तो यह लेक्चर जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा है आयोजित जीआईसी लेक्चरर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें ईपीडब्ल्यूएससी, एसएससी, संघ लोक सेवा परीक्षाओं, राज्य लोक सेवा परीक्षाओं के लिए भी यह अंक अति महत्वपूर्ण से साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें देखिए सम्मिलित विषय क्या है। अपर पीटी एग्जाम के अंतर्गत देखें तो कुल मिलाकर 8 टॉपिक है, इसमें 7 टॉपिक दिए गए। 8वें टॉपिक इसमें जो करंट अफेयर्स का नहीं दिया गया है कि करंट अफेयर्स जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि ये पूर्वावलोकन है, पूर्व परीक्षाएं पूछे गए हैं। जो पूर्व का करंट अफेयर्स था आज के लिए वो हिस्ट्री बन चुका है। करंट अफेयर लेटेस्ट देखें तो सितंबर से लेकर के जो जनवरी 2025 तक करंट अफेयर्स बनाकर महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और सारे लेक्चर देख सकते हैं इस परीक्षा संबंधित। तो इस टॉपिक पर इसमें दिए गए हैं नोट्स। इसके अंतर्गत देखें इसमें प्रश्न पत्र विश्लेषण इत्यादि दिया गया है। इसमें कंटेंट क्या है तो भारत का इतिहास इत्यादि इसमें है, प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें देखें सबसे ज़्यादा इतिहास में वेटेज तो आपका जो होता है वो आधुनिक भारत के इतिहास से पूछता है, और आसान भी होता है इस दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ ऑथेंटिक प्रमाण मिलते हैं। तो इसके बाद देखें भारतीय राज्य व्यवस्था अनुशासन, सबसे आसान प्रश्न ये भी बनते हैं इसमें से। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो इससे अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्क का प्रावधान है, तो 1/3 का नेगेटिव मार्क है। यदि आप गलत करते हैं तो फिर आप काफ़ी नॉटी स्वरूप 1/3 काट लिया जाएगा। तो इसके चांसेस यदि आप अच्छी तैयारी कर लेंगे तो ये ज़्यादा सही होने के चांसेस बन जाते हैं। इसके बाद सामान्य भूगोल भी ठीक ठाक है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद देखें पर्यावरण पदार्थ की जो साइंस बैकग्राउंड को लेकर थोड़ा आसान होता है, वैसे सभी के लिए आसान यदि तैयारी से ढंग से कर लें तो सामान्य कॉमन साइंस भी जो है ये मेरिट स्कोरिंग टॉपिक के अंतर्गत है। यूपी स्पेशल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ वर्षों से देखें उत्तर प्रदेश का एग्जाम होने के बावजूद भी आयोग जो है यूपी स्पेशल के प्रश्न नहीं डाल रहा है उतना ज़्यादा जितना कि डालना चाहिए। अन्य राज्य लोक सेवा आयोग जितना डालते हैं, अन्य राज्य डालते हैं, उतना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी डालना चाहिए, तभी यह उत्तर प्रदेश की एग्जाम हो जाएगा। अन्यथा यह केंद्र का एग्जाम यानी यूपीएससी के एग्जाम के समकक्ष बनाने का प्रयास न करे इसको। तो इस सारी जानकारी इसमें है, और इसमें करंट अफेयर्स की निर्णायक भूमिका होती है, जिसमें देखें तो एवरेज आपका 30 प्रश्न यानी 25 से लेकर 35 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। इसलिए निर्णायक करंट अफेयर्स है। और देखें जो परीक्षा का अंतिम चरण के अंतर्गत आपको यही सलाह है कि आप करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करें, और ये पार्ट जो इसके स्ट्रांग पार्ट आपके हैं उसको देखें। संपूर्ण इसको आप स्ट्रांग करने का प्रयास न करें, क्योंकि आपको ये 6वीं परीक्षा की मात्र क्वालिफाई करना है। और सुसाइड का भी ध्यान दें, जो कि उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 33% यानी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें 33% मतलब 33 पॉइंट लाना आवश्यक है, अन्यथा आप क्वालिफाई करके पीटी क्वालिफाई करके मेन के एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये ध्यान रखना आपको है। अच्छी रणनीति स्ट्रेटजी के साथ इस एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें भारतीय इतिहास का एक कुछ शेष पार्ट देखते हैं। तो भारत का इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास, इससे पूर्व लेक्चर बनाकर यानी इस पर आधारित महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड है, तो इसको आप एक बार पूरा अवलोकन दृष्टि से एक बार पुनः देख लें। इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, उस पर अच्छी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें जो आज का लेक्चर है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के ही जो पूर्वावलोकन सेलेक्टेड नोट्स के माध्यम से, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो ये सारे जो लेक्चर है पूर्व की परीक्षाओं में यानी पूर्व के लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल आप इसको एक बार गहन दृष्टि के रूप में एक बार इस नोट्स को देख लें। तो ये सारी जानकारी जो है पूर्व परीक्षाओं में दी जा चुकी है, इसलिए हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल आप एक बार इसको देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है पूर्व की परीक्षाओं में विस्तार से दिया जा चुका है, तो आप इसको एक बार देख लें। जहाँ से इसको स्टार्ट करना है वहाँ पर हम इसको रोक करके उसको एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे हम। तो ये सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है। ये सारे जो नोट्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए। इसमें देखें पूर्व मध्यकाल का यहाँ से शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को। इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इस टॉपिक से भी। तो पूर्व मध्यकाल देखें जो 800 से 1200 ईस्वी तक का समय है, ये पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत इसको डिवाइड किया गया था। इसमें देखें पहला प्रश्न क्या है
भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बी पृथ्वीराज चौहान के लिए। इनको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन देखें तो बी एल लुनिया पुस्त यानी इतिहासकार हैं, बी एन लुनिया। पुस्तक पूर्व मध्यकालीन भारत राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के अनुसार चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, जिनको पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं, राज पिथौड़ा भी कहते हैं, अपने समय का सबसे महान यशस्वी वीर सम्राट था। इन्हें भारतीय यश का अंतिम सूर्य, द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखें, अंकित में कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो सी पृथ्वीराज तृतीय जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। इनको देखें तो अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय, इनका समय देखें 1177 से 1192 यानी तराइन के द्वितीय युद्ध तक ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, परंतु 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उनकी पराजय हुई और ये मारे गए। तराइन के प्रथम युद्ध में यदि पृथ्वी यानी मोहम्मद गौरी को मार दिए होते तो भारत का इतिहास कुछ और होता है, यानी भारत में जो है वो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। हालांकि इतिहास में ये हुआ होता, ऐसा हुआ होता, कहना जो है वो प्रासंगिक नहीं है, जो हुआ है वही यथार्थ है। तो ये स्थितियाँ रही, यानी यहाँ से जो है मुस्लिम राज की शुरुआत मानी जाती है। और अंग्रेजों का जो है भारत में शुरुआत देखें तो प्लासी का जो षड्यंत्र होता है उसको युद्ध नहीं कहा जा सकता, षड्यंत्र के बाद ही अंग्रेज जो है भारत में शासन करने में सफल रहे थे। तो इतिहास में ऐसे बहुत सी घटनाएं रही जहाँ से वो क्रांतिकारी मोड़ लेता है इतिहास। तीसरा प्रश्न देखें तो यह गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो डी सारनाथ में बनवाया था। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी थी, रानी का नाम क्या है? कुमार देवी है। इन्होंने क्या किया? धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था, कहाँ पर? सारनाथ। इन उत्तर प्रदेश की जो वाराणसी उसमें सारनाथ में बनवाया था। यूपी स्पेसिफिक महत्वपूर्ण है। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी, बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार का बनवाया था। इसमें बिहार शब्द जुड़ा इसलिए बिहार आप न समझें, धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था सारनाथ में। निम्नलिखित युग्म में कौन से एक सुमेलित नहीं है? तो यही सुमेलित नहीं है, यानी अब्दुल रहमान हमीर रासो से संबंध नहीं है, बल्कि हमीर रासो देखें तो हमीर रासो की रचना सारंगधर ने की थी, न कि अब्दुल रहमान ने की। शेष इसमें सही चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज रासो संबंधित है, जगनिक जो अल्लाखंड से, और नरपति नाल जो बिसलदेव की रचना किए थे, जबकि अब्दुल रहमान हमीर रासो से, हमीर रासो जो है सारंगधर की रचना है। जिजाक भुक्ति प्राचीन नाम क्या है? यूपी स्पेसिफिक महत्वपूर्ण है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। इसमें देखें जिजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुन के पौत्र जयसिंह जय शक्ति या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जिजा भुक्ति कहलाया था। यानी प्राचीन काल में जिजाक भुक्ति क्या था? यह बुंदेलखंड था। और ये क्यों पड़ा? तो जिजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नू के पौत्र जय सिंह यानी जय शक्ति या जेजा के नाम पर यह प्रदेश का नाम जिजाक भुक्ति कहलाता था। चलिए छठे प्रश्न को देखते हैं। तो छठा प्रश्न इसमें निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर, यानी इसमें जो है सबसे पहले से लेकर के सबसे आखिरी में जो करना है। तो इसमें देखें इस शासक का क्रम क्या है, यहाँ पर 4 दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है क्रम के हिसाब से। तो इसमें देखें सबसे पहले जो आता है, यानी यहाँ पर यानी आपका विकल्प दिया है, तो विकल्प में 32-14 सही है। 32 का मतलब सबसे पहले तीसरा का मतलब सबसे यशो वर्मा का समय इसमें सबसे पहले है। 925 से 950 यशो वर्मा रहे, तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर देखें तो आपका दूसरा ही है, यानी पहले स्थान पर जो है तीसरा था, दूसरे स्थान पर दूसरा इसमें है। धंग का समय 950 से 1002 तक है। इसके बाद विद्याधर जो है इनका समय 1017 से 1019 तक है। आखिरी में जो है वो कीर्ति वर्मा है, इसका समय 1060 से 1100 ईस्वी तक रहा। तो कालक्रमानुसार में सबसे पहले कौन है? यशो वर्मा, फिर धंग है, फिर विद्याधर है, फिर इसके बाद जो आपका कीर्ति वर्मा का समय आता है। इसके बाद देखें पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, यानी पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी कहाँ थी? उत्तर बंगाल में थी। प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में स्थित थी। पाल, चंद्र, सेन राजवंशों के युग में इनके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल में था। यानी पाल, चंद्र और सेन राजवंशों के युग में जब क्षेत्राधिकार का युग था तो इसका विस्तार उत्तर बंगाल से बाहर भी था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? सी इसमें गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक। इसमें देखें पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, वो बौद्ध मतानुयायी था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला यह था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। नालंदा में उसने एक बिहार का निर्माण करवाया था। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो इसका सही आंसर यही धर्मपाल ने किया। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल की पाल वंशी शासक धर्मपाल, इसका समय 707 से 810 ईस्वी द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ।
यानी नालंदा विश्वविद्यालय की पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में, यानी बौद्ध धर्म का केंद्र बना जब विश्वविद्यालय के रूप में इसका पतन हुआ। हालांकि ये प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय ही था, लेकिन ये बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी? तो पाल वंश के शासकों ने कराया था। इनके में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो सी धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगत, ध्यान रखें, धर्मपाल का जो लेख है उसमें उसे क्या परम सौगत कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करी। ध्यान रखें, 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना की स्थापना इतिहासकार तारानाथ जी कहते हैं, किंतु राजा के रूप में उसे धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता नहीं थे। राजा के रूप में धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता नहीं थी, यानी सहिष्णु और जो विनम्र व्यक्ति था धर्मपाल। बंगाल के निम्नलिखित सैन्य शासकों का आरोही क्रम व्यवस्थित करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी यह देखें तो लेटेस्ट क्वेश्चन ही पूछा गया है, देख सकते हैं 2024 यूपीपीएससी पीटी एग्जाम 2024 5 दिसंबर को किया गया था। इसमें सैन्य शासकों के क्रम को व्यवस्थित करना, इसमें डी है, यानी 34-12 है। 34-12 का मतलब सबसे पहले स्थान पर जो है विजय सेन आएगा, सॉरी हेमंत सेन है। इसके बाद यानी कालक्रमानुसार सबसे पहले हेमंत सेन है, इसके बाद विजय सेन है। विजय सेन के बाद जो आएगा पहला बल्लाल सेन, इसके बाद आखिरी में लक्ष्मण सेन आता है इस क्रम में। प्रख्यात इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार सामंत सेन, यानी सामंत सेन जो है ये सेन वंश का संस्थापक था। इसमें सामंत सेन है नहीं है। इसके उपरांत हेमंत सेन है जो सबसे क्रम आगे रहा है। इसमें हेमंत सेन शासक बना। सेन वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक विजय सेन था, यानी जो चौथे क्रम पर है, यानी इस विकल्प के हिसाब से। इसका समय देखें 1055 से 1158 ईस्वी था, जो कि हेमंत सेन का पुत्र था, यानी इसी का पुत्र विजय सेन था। इसके बाद देखें तो यह है, इसके पश्चात बल्लाल सेन यानी 1158 से 1179 तक बना था। लक्ष्मण सेन 1179 से 1200 ईस्वी सेन वंश के शासक हुए। तो ये विकल्प डी इसका, यानी 34-12 सही हो, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो डी लक्ष्मण सेन को, यानी सेन वंश के शासकों में जो हमने देखा विकल्प के हिसाब से अंतिम क्रम पर था, वो क्या है, एक नया संवत चलाया था। भारत में संवत की परंपरा देखें तो सबसे पहले आपका 57 ईसा पूर्व जो होता है विक्रम संवत शुरू होता है, और 78 ईस्वी में जो होता है वो शक संवत शुरू होता है, और 320 में जो है गुप्त संवत शुरू होता है, और हर संवत 606 में शुरू होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लक्ष्मण सेन 1179 से 1206 ईस्वी का समय रहा, सेन वंश के शासक थे। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन, इसके शासन में एक नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था? सेन वंशों द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस या किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, डायरेक्ट चुना जाता था? तो सी इसमें 2 और 4 है। 2 का मतलब आप देख सकते हैं गोपाल को, और 4 का मतलब नंदी वर्मन पल्लव मल जो है डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते थे। सही उत्तर का चयन करना 2, 4। इसमें देखें पाल वंश के संस्थापक गोपाल एवं पल्लव शासक नंदी वर्मन पल्लव मल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेख से पता चलता है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाँ ग्रहण कराई। पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत कांची के लोगों ने उसी वंश की एक शाखा के राजकुमार नंदी वर्मन पल्लमल को शासक रूप में चुना था। 14 निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो सी है दंती दुर्ग ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ये बनता है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 में दंती दुर्ग ने की थी, यही किया था दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो चलिए इसको देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न जो आपका बनता है वो ए है। ए का मतलब आपका जो है वो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट जो है यह अपने पिता के अभियानों के क्रम सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यह राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष फर्स्ट, ध्यान रखें अमोघ वर्ष फर्स्ट होगा। जन्म 800 ईस्वी में नालंदा नदी किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय उसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद III उत्तर भारत में सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? ए नागभट्ट प्रथम ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा संबंधित होने के कारण इतिहास में से गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एलो अभिलेख से प्राप्त होता है।
बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी तक। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलिक शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब सागर था। सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा भी की थी। महानतम प्रतिहार राजा था कौन, यानी जो प्रतिहारों में सबसे महानतम कौन था, ये विकल्प मिहिर भोज था। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 885। धर्मपाल पाल वंश का राजा था, जिसका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक। महेंद्रपाल प्रतिहार शासक था। इसका हम ध्यान रखें, महेंद्रपाल है, इसमें पाल वंश का नहीं, ये प्रतिहार शासक था, इसको याद रखना है। तो महेंद्रपाल प्रतिहार शासक था। इसका शासन 850 से 910 ईस्वी तक था। जबकि हर्ष पुष्यभूति वंश का शासक था। इसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक था। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह थे, तो इससे मिहिर भोज की। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह वैष्णव धर्मानुयायी था, यानी भगवान वैष्णव में उपासक था। तो उसने आदि वराह, यानी वराह के अवतार विष्णु जी का अवतार था, यानी देखें तो मत्स्य अवतार होता है सबसे पहले। इसमें जीवन के विकास गाथा भी इसमें दिया गया इनके अवतारों के हिसाब से, कि सबसे पहले जो जीवन का विकास पानी में होता है, इसके बाद जो कच्छप अवतार लेते हैं, कछुआ का जो उभयचर होता है, जीवन का विकास भी उभयचर, इसके बाद वराह अवतार लेते हैं। वराह मतलब जो आपका वराह है, ये ऐसा जानवर है, बहुत शक्तिशाली है। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो ये बहुत ही शक्तिशाली वराह होता है, और अंधेरे कीचड़ में इसको पसंद है, कीचड़ में भी देख सकता है। तो ये भगवान विष्णु का जो तीसरा अवतार वराह था, तो उसी पर आधारित वैष्णव धर्म का अनुयायी जो था मिहिर भोज था। इसकी उपाधि आदि वराह थे एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण किया था। यानी ये किस वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। 19वां इसमें प्रश्न जो है, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालक्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही उत्तर बी बनता है, 4132 है, यानी कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना, मतलब पहले स्थान पर इसमें जो होगा वह महेंद्रपाल है, पहले स्थान पर इसमें वत्सराज है, फिर इसके बाद एक नागभट्ट फर्स्ट है, फिर 3 इसमें महेंद्रपाल है, और आखिर महिपाल आएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार शासकों का सही कालक्रम से इस प्रकार से, वत्सराज सबसे पहले आता है इसमें, यानी वत्सराज जो आपका है, इसका समय देखें 775 से 800 ईस्वी। फिर नागभट्ट द्वितीय आता है, इसका समय यह है। इसके बाद महेंद्रपाल आता है, इसमें पाल है, इसका मतलब पाल वंश का गुर्जर प्रतिहार का यह है, और महिपाल भी गुर्जर प्रतिहार का, ये आखिरी में क्रम के हिसाब से, विकल्प के हिसाब से इसको देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो बी है, कुमार पाल जो है इनकी सभा को अलंकृत करते थे। तो महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने चालुक्य सोलंकी वंश के जय सिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की, तथापि भी उनके उत्तराधिकारी कुमार पाल जो है, जिनका समय 1143 से 1132 ईस्वी के सलाहकार के रूप में उनकी सभा को अलंकृत करते थे। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी, तो इसमें भी जय सिंह सिद्धराज ने की थी। गुजरात का चालुक्य सोलंकी शासक जय सिंह सिद्धराज ने एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदें तो उसने 1 लाख बालून यानी मुद्राएं दान में दी थी। यहाँ राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, कौन से हैं, तो सी इसमें है, यानी 2, 3, 4, एक इसमें नहीं रहेगा। पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट जो है, यह कन्नौज पर आधिपत्य एक दूसरे पर उलझे रहे त्रिकोणीय संघर्ष में। इसका एक्सप्लेनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इससे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त काल तक मगध का था। इसे महोदय या महोदय श्री एग्जाम इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल में भी। कन्नौज को क्या नाम था, महोदय श्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी के 3 बड़ी शक्तियों, इसमें पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो 8वीं 9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। इस संघर्ष में अंतर प्रतिहारों को सफलता मिलती है, इन तीनों में प्रतिहार सफल होते हैं। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम जाना जाता है, कन्नौज को, जो वर्तमान में इत्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी सुमेलित नहीं है। जिजाक भुक्ति हमने देखा था, बुंदेलखंड कहते हैं। इसने कौशाम्बी दिया है, जहाँ जैन और बौद्ध धर्म का अनुयायी यहाँ दोनों हैं, यानी प्राचीन काल में यहाँ दोनों धर्म के थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सही के रूप में कोल कुआइल अलीगढ़ है, महोत्सव नगर महोबा कहते हैं, महोदय श्री कन्नौज था, जिजाक भुक्ति बुंदेलखंड है। आगे चलिए इसमें देखते हैं, तो आपका अंकित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है, तो ये भोज, यानी परमार वंशी शासक भोज, यानी राजा भोज। इस पर कहावत भी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री, तो उस पर ये भोज राजा हैं परमार वंशी।
तो परमार वंशी शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक युक्तिकल्प तरु है तथा समरांगण सूत्रधार है। भोज ने युक्तिकल्प तरु में नाव बनाने की विधियों का वर्णन किया है। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, राजमार्तांड, विद्या विनोद चारुचार्य उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं। ये ध्यान रखना है कि ये लेखक भी इनकी रचनाएं इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें देखें तो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो डी भगवती सरस्वती जी हैं। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर भाग्य देवी यानी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री स्थापित हैं। ज्ञातव्य है कि भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। गौड़ वहो के रचयिता कौन थे? सी इसमें वाक्यपति जो है गौड़ वहो कन्नौज के राजा यशो वर्मन के राजाश्रित यानी राजा के आश्रित कवि वाक्यपति की रचना है। निम्नलिखित में कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेत्ता थे? तो सी है 1, 2, 4, 3 इसमें नहीं रहेगा, 3 को काट देते हैं। तो विधि वेत्ता में विज्ञानेश्वर हैं, हेमाद्रि और जीमूतवाहन जो यह है मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेत्ता हैं। इसमें देखें तो विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि एवं जीमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेत्ता यानी विधि को जानने वाले, यानी आज के समय में देखें तो कानून को जानने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन के जानने वाले। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका संग्रह लिखा है। जीमूतवाहन ने दायभाग नामक ग्रंथ की रचना की। हेमाद्रि 13वीं शताब्दी कर्नाटक विद्वान थे। उन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखी। इसके अलावा उन्होंने चतुर्वर्ण चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी थी। राज कार्यों के लिए नियमों पर पुस्तक लिखी, अतः यह भी मध्यकालीन विधि वेत्ता थे। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं उनके पुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। उन्होंने कपूर मंजरी, ध्यान रखें, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्युसाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास जैसे ग्रंथों की रचना की है। कौन रचना किए हैं? राजशेखर ने किया है। इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखें। राजशेखर, कपूर मंजरी इत्यादि काव्य मीमांसा को याद रखा जा सकता है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों ने विचार किया था। उन्हें आरोही क्रम का मतलब इसको असेंडिंग आर्डर करते हैं, बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे पहले जो आया फिर आखिरी में क्रम के हिसाब से सबसे बड़ा क्रम देखेंगे। तो इसमें देखें आप विकल्प यहाँ दिया गया है। इसमें सबसे पहले क्रम के हिसाब से जो बी का मतलब 43-12, 43-12 का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले जो आपका फायान आया है, फिर हिंसांग आया है, फिर इत्सिंग है, लास्ट में अलवरुनी आया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसमें देखें तो फायान के भारत भ्रमण का काल केवल 10 वर्ष 402 ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहा, जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा की अवधि 399 से 414 ईस्वी तक थी। ह्वेनसांग का भारत आक्रमण 629 से 645 ईस्वी तक, जबकि इत्सिंग का भारत भ्रमण 671 से 995 ईस्वी की था। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में भारत आया था। तो इसका जो बी विकल्प सही बनता है इस प्रकार से, बी का मतलब 43-12 इसमें सही है। इसके बाद देखना चाहें तो प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार पर भी अक्सर 1-2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें दिया गया, आप एक नज़र इसको रख सकते हैं यानी देख सकते हैं। ये भी प्रश्न जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यानी इस पर भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप एक डीपली नज़र इसको देख लें। यहाँ भी प्रश्न अक्सर बनाए जाते हैं इस टॉपिक से भी।